नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आरपीएससी ने जो सेकंड ग्रेड का न्यू सिलेबस जारी किया है उसमें जो मुंशी प्रेमचंद जी की क्या है पूस की रात कहानी शामिल की है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था जो उनकी प्रसिद्ध कहानी है शामिल की गई। इस वीडियो में हम उन दोनों कहानियों का अध्ययन करेंगे और जो उजाले के मुसाहिब कहानी है विजयदान देता की उसका अलग से वीडियो बना दिया गया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि सेकंड ग्रेड का सिलेबस आरपीएससी ने जारी कर दिया है, तो उसमें सिलेबस चेंज हुआ है। जो पहले 9th से लेकर 12th तक की बुक पढ़नी थी वो अब हमें नहीं पढ़नी है, इन्होंने अलग से कहानियां लगाई है। तो आज हम जो मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात कहानी सिलेबस में ऐड की है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है वो मैंने उसका वीडियो डाल दिया है, और उजाले के मुसाहिब जो कहानी है विजयदान देता की वो भी मैंने डाल दी है, तो आप चैनल पर जाकर उनका अध्ययन जरूर करें। आज हम मुंशी प्रेमचंद की जी की जो पूस की रात है उसका अध्ययन करेंगे। पहले लेखक परिचय। मुंशी प्रेमचंद हिंदी में कथा साहित्य को आगे बढ़ाने वालों में अग्रणी थे। आपका वास्तविक नाम धनपत राय था। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो मुंशी प्रेमचंद है उनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। इनका जन्म सन 1937 में जन्म कब हुआ था? संवत 1937 में बनारस जिले के लम्हई ग्राम में हुआ था। इंटर तक शिक्षा प्राप्त करके ही वे शिक्षक का काम करने लगे। असहयोग आंदोलन के साथ उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अब कब त्यागपत्र दिया था? असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और साहित्य सेवी के रूप में अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन किया। आपका देहावसान संवत 1993 में हुआ। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखते थे। किस में लिखते थे? उर्दू में। हिंदी में आपकी प्रथम कहानी पंच परमेश्वर छपी थी। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो मुंशी प्रेमचंद जी है उनकी हिंदी में छपी प्रथम कहानी कौन सी है? तो कौन सी है? पंच परमेश्वर। प्रेमचंद जी ने 300 से अधिक क्या है कहानियां लिखी थी। आपने कहानी को जीवन की यथार्थ भूमि पर लाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। उन्होंने महलों के कृत्रिम सौंदर्य को छोड़कर झोंपड़ियों में सौंदर्य खोजा। प्रेमचंद ग्रामीण जीवन के सच्चे कलाकार थे और उसी समाज का चित्रण अपने साहित्य में भी किया। आपकी कहानियों की सर्व प्रमुख विशेषता चरित्र चित्रण की है। उनके पात्रों में आत्मिक सौंदर्य, भाव व्यंजना और सजीवता है। वे मानव है, देवता नहीं। मानसिक घात प्रतिघात का बहुत सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक चित्रण कहानियों में किया गया है। वार्तालाप चारित्रिक विशेषताओं के प्रदर्शन का उत्कृष्ट साधन है। पात्रों की मानसिकता और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती हुई भाषा में बातचीत द्वारा पात्रों के चरित्रों की क्या है विशेषताएं दिखाने में आपको कमाल हासिल है। कथोपकथन बड़े सजीव, संक्षिप्त और क्या होते हैं? नाटकीय होते हैं। मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? कथाकार भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा 300 से अधिक कहानियां लिखी थी। मानव मनोवृत्तियों के सूक्ष्म विश्लेषण की दृष्टि से बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर शीर्ष पर अधिष्ठित है। यानी इनकी जो बड़े घर की बेटी और पंच परमेश्वर है ये इनके शीर्ष के कहानियां हैं। शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है उसमें क्या है? हास्य और व्यंग के छींटे हैं। पूस की रात, कफन, नगर आदि कहानियों में भी जो मार्मिकता और स्वाभाविकता है वह चरित्रगत और मनोवैज्ञानिकता के कारण है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह है मानसरोवर 8 भाग, प्रेम 25सी, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम
प्रसून और नवनिधि। अब मानसरोवर कितने भागों में है? 8 भागों में। ये क्या था? लेखक परिचय। अब पूस की रात, अब क्या आ रहा है? कहानी का परिचय। अभी जो ऊपर पढ़ा उसी में से आप सबके लिए क्वेश्चन है कि जो मुंशी प्रेमचंद जी है, इनकी हिंदी में प्रथम कहानी कौन सी है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पूस की रात। पूस की रात प्रेमचंद की एक विशिष्ट यथार्थवादी दृष्टि को अभिव्यक्ति देने वाली कहानी है। अब पूछ ले कि पूस की रात कहानी कौन सी है? एक यथार्थवादी कहानी है। कहानी में ग्रामीण परिवेश, गरीब किसान, उसकी आर्थिक स्थिति, व्यवस्था और वेदना का क्या है? मार्मिक निरूपण किया गया है। हल्कू नामक किसान का जीवन और उसकी मार्मिकता कहानी में पूरी तरह से क्या है? यथार्थवादी शिल्प में अभिव्यक्त हुई है। प्रारंभ से अंत तक कहानी में जो वातावरण चित्रित किया गया है वह पाठक को क्या है? बांधे रखता है। पूस की ठंडी रातों में हल्कू, अब ये हल्कू कौन है? इस कहानी का जो नायक है वो कौन है? हल्कू। हल्कू किसान खेतों की रखवाली के लिए जैसे तैसे क्या है? रात बिताता है। शरीर को शीत छुड़ाने के लिए निमित्त वह आग से तापता है, किंतु थोड़ी सी गर्मी पाकर उसे क्या आ जाती है? नींद आ जाती है, और इसी अवधि में नील गाय सारा खेत साफ कर देती है। हल्कू जिस मानसिकता में है, बावजूद उसे इस बात का संतोष है कि खेत चौपट हुआ तो हुआ, किंतु क्या है? शीत की रातों में अब यहाँ सोना तो न पड़ेगा। अब जो इसमें कहानी जब हम पढ़ेंगे तो एक हल्कू किसान है, तो वो जो सर्दी के जाड़े की जब रातें होती है तो कहाँ सोता है? खेत की रखवाली के लिए खेतों में सोता है। जब नील गाय उसका खेत चट कर जाती है तो उसको इस बात का तो कम से कम संतोष है कि अब मुझे रात को क्या है? इतनी सर्दी में खेतों में नहीं सोना पड़ेगा। कहानी की भाषा सहज, सरल, परवाह है पूर्ण और परिवेश और पात्र की मानसिकता के प्रति पूरी तरह अनुरूप है। यानी जो कहानी है की जो भाषा है वो उस परिवेश के अनुसार प्रेमचंद जी ने लिखी है। अब कहानी पूस की रात। हल्कू, अब ये हल्कू क्या है? इस कहानी का जो मेन पात्र है। हल्कू ने आकर अपनी स्त्री से कहा, क्या कहा? सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। अब ये एक हल्कू है और इससे कोई पैसे मांग रहा है, यानी इस हल्कू का कर्जा लिया हुआ है तो किससे? सहना से, तो वो पैसे मांगने आया। और उसकी बेटी है मुन्नी। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। अब जो सहना है वो पैसे लेने आया है, हल्कू अपनी पत्नी को कह रहा है जो 3 रुपए रखे हैं वो उसको दे दो। तो अब उसकी बेटी मुन्नी है वो क्या कहती है कि 3 तो रुपए हैं, वो अगर उसको दे देंगे तो माघ में जो सर्दी पड़ती है तो वो बहुत ठंड होती है, तो कि माघ और पोष की जो सर्दी है उसमें हमारी रात कैसे कटेगी? हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। बिना कंबल के हार में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता। पूस यानी पोष का महीना। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम ढील लिए हुए जो उसके नाम का झूठ सिद्ध करता था स्त्री के समीप गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे। कंबल के लिए कोई क्या है? कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। अपनी पत्नी को कहता है कि ला वो पैसे दे दे, वो मांगने वाला आया हुआ है, कम से कम गला तो छूटे, और कंबल के लिए क्या है? कोई दूसरा उपाय कर लेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन सा उपाय करोगे?
कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने को नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मरमर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी। ये किसने कहा? मुन्नी ने कहा कि खेती छोड़ क्यों नहीं देते, क्योंकि खेती से हमें कोई लाभ नहीं होता। जो फसल होती है तो वो जो मालिक होता है वो ले जाता है। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें क्या हो गई थी, ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में कठोर सत्य था। वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर क्या है, हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजदूरी में सुख से रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ सब, वह भी इसमें झोंक दो, उस पर भी धौंस। यानी ये खेती तो अच्छी है, एक तो खेती करो, ऊपर से जो मजदूरी का कमा के लाते हैं वो भी इनको दे दो। तो ऐसी खेती क्या है, क्यों हम करें? तो ऐसी खेती छोड़ने में तो क्या है, फायदा ही है, और ऊपर से हमें उनकी धौंस और सुननी पड़ती है। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह से चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि हल्कू जब उसको पैसे दे रहा था तो उसको कैसा लग रहा था कि क्या दे रहा है, अपना हृदय निकाल कर दे रहा है। उसने मजदूरी से काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वे आज निकले जा रहे हैं। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से क्या था, दबा जा रहा था। अब ये इसमें दूसरी भाग आ गया। अब इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस कहानी में कितने भाग है, तो इस कहानी में टोटल 3 भाग है। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है। अब पूस की अंधेरी रात, पूस यानी पोष माह की। पोष माह में जाड़े जो हाड़ मास होते हैं उनको गलाने वाली सर्दी पड़ती है। आकाश पर तारे भी ठुठुरते हुए मालूम होते हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे एक के पत्ते की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाडे की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। अब खेत में भी वो चादर ओढ़ के सो रहा है। अब कितनी गरीबी है। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। अब हल्कू के कुत्ते का क्या नाम है? जबरू। अब जबरू को भी ठंड लग रही थी तो दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था ना मैं कि पुला क्या है, पुआल पर लेटा रहे। तू यहाँ क्या लेने आया था? अब खाओ ठंड में, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चल आए। अब रो नानी के नाम को। अब ये हल्कू किसको कह रहा है? कुत्ते को कह रहा है कि तू क्यों आया, तू तो घर पे रह जाता आराम से, वहां पे क्या है, पुआल पर बैठा रहता। जबरे ने पड़े पड़े दुम हिलाई और वह अपनी कू कू को दिरक बनाता हुआ एक बार जमाई यानी उबासी लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया था कि स्वामी को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही। यानी स्वान किसको बोला जाता है? कुत्ते को। यानी उसकी बुद्धि से अपने जान लिया कि मैं जब कू कू कर रहा हूं तो मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। पछुआ क्या है कि पश्चिम से क्या आ रही है, हवा आ रही है। तो उसको ये गाली निकाल रहा है कि ये जो पछुआ हवा है वो पता नहीं कहां से बर्फ लेके आ रही है। उठ, फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। क्या कह रहा है कि किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी ली। अब कितनी चिलम पी चुका था? 8 चिलम। यह खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं
जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। यानी एक तो मैं तो क्या है, सर्दी से कांप रहा हूं, और कई लोग ऐसे हैं कि उनके पास अगर जाड़ा जाए तो जाड़े को भी भागना पड़े। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल ओढ़ के सोते, उनको जाड़ा क्या कहेगा? मजाल है जो जाड़े की गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी, मजूरी हम करे और मजा क्या है दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी, जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। यानी जो चिलम पीने से क्या है कि जाड़ा थोड़ी ना दूर हो जाएगा, बस ये है कि थोड़ी गर्माहट मिल जाती है। जबरा ने उसके मुंह को प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। यानी जबरा है जो कुत्ता है, उसने क्या है, हल्कू को प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना जब जाड़ा न लगेगा। हल्कू अब अपने कुत्ते को क्या कह रहा है कि मैं कल पुआल यहाँ बिछा दूंगा तो तू उसके अंदर बैठा रही। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटने पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा, यह निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब की मैं सोऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में क्या है, कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच यानी राक्षस की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। यानी अब जबरा को अपनी गोद में सुला लिया कुत्ते को। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो उसे इधर महीने भर से उसे न मिला था। जबरा शायद ये समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, कहाँ है, मालिक की गोद में। हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह अपनी इतनी ही तत्परता से गले लगाता। यानी हल्कू ने जो जबरा यानी जो कुत्ते को क्या है गले से लगाया, का इतनी उसकी आत्मा पवित्र है कि अपना भाई और कोई मित्र होता तो उसको भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता। उसमें बदबू आ रही थी फिर भी उसको अपने गले से उसको चिपकाए रहा। अपने किसी वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया था। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वारा खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। अचानक क्या है, जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। वह विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी। जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी वह झटपट उठा और छतरी के बाहर आकर क्या है भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत क्या है पीछे दौड़ता, करते हुए उसके ऊपर से अरमान की तरह उछल रहा था। 1 घंटा, ये अब इसमें 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से क्या है धधकाना शुरू किया। हल्कू उठकर बैठा। उसने दोनों घुटनों को क्या है छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया ताकि उसे ठंड न लगी। फिर भी क्या है ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह क्या है हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है।
सपर्त सी आकाश में अभी क्या है, जो ओंधे ही नहीं चढ़े। जो ऊपर सपत ऋषि होते हैं, जो साथ ऐसे एक चम्मच की जैसी आकृति होती है, तो वो क्या है, अभी तक ओंधे नहीं हुए, यानी अभी तक वही है। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा, अभी पहर भर से ऊपर रात हुई, यानी अभी रात का कितना है, एक पहर ही बीता है। पर इसको पता कैसे चला बीता है, तो सप्तऋषि जो मंडल होता है उसको देखकर हल्कू ने क्या अंदाजा लगाया कि अभी तो एक पहर की ही रात बीती है। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो हल्कू का कुत्ता है उसका नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था, बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझेगा कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठा नहीं जा रहा। हल्कू के खेत के आगे क्या था, एक आम के पेड़ का खेत था। तो उसने क्या किया कि वहां से मैं पत्तियां इकट्ठी करके बटोरूं ताकि आग जला सकूं और वहां से ताप मुझे कुछ मिले। उसके पास ही अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। अब अरहर के खेत के क्या थे, कुछ पौधे उखाड़े, उनकी एक झाड़ू बनाई, हाथ में सुलगता हुआ उपला लिया यानी आग जलाने के लिए, और बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे देखा तो पास आया और दुम मिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, टांटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। यानी टांटे यानी ताते, गर्म यानी ताते हो जाएंगे यानी गर्म हो जाएंगे तो वापिस आ जाएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में धूप अंधेरा क्या था, घूप अंधेरा यानी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और उस अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप टपक रही थी। अब पोष के महीने में क्या होती है, सुबह सुबह जो घास होती है उन पे क्या होता है, छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती है, क्योंकि जब रात को ठंड होती है तो जो बर्फ की वो क्या होती है, छोटी छोटी बूंदें बन जाती है। हल्कू ने कहा, एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। अब झोंका क्या लेके आया, मेहंदी के फूलों की खुशबू। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। अब जबरू, हल्कू क्या कह रहा है कि जबरू देख कितनी अच्छी सुगंध आई है, तेरी नाक में भी तो आ रही होगी। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई थी, वह उसे चिंचोड़ रहा था। अब कुत्ते को तो हड्डी मिल जाए तो उसको तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो क्या है, हड्डी को चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में क्या है, पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे, और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा, उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। यानी इतनी ऊंची लो जा रही थी कि उसकी जो लो थी वो पेड़ों की पत्तियों को भी छूकर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो इस अथाह अंधकार को अपने सिर पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली। अब यानी जब आग जलाई तो इतनी गर्मी होगी, जो उसने चद्दर ओढ़ रखी थी दोहर जो, उसको भी उतार कर अपने बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर,
ठंड की असीम शक्ति पर क्या थी, विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा नहीं सकता था। अब जब हम आग के पास बैठेंगे तो हमें क्या है, गर्मी लगेगी, वो स्वाभाविक है। तो जो ऐसे लग रहा था कि वो आग कोई क्या है, चुनौती दे रहा है। उसने जबरा से कहा, क्यों जबर, अब तो ठंड नहीं लग रही। जबर ने कू कू करके मानो कहा हो, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले ही से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अब जो अलाव का यानी आग का ढेर है, उसको ऐसे कूद के पार करते हैं, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गया बच्चा तो मैं दवा नहीं करूंगा। अब अलकू क्या कह रहा है कि अगर तू जल गया तो मैं दवा नहीं करूंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा, कभी उसे उसको भय था। मुन्नी से कल न कह देना नहीं तो लड़ाई करेगी, यानी कि मुन्नी को मत बता देना वरना वो क्या है, लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया, यानी हल्कू से कूदा और पैर सीधा निकल गया। पैरों से जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो ऐसे नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर से कूदा और अलाव के इस पार आ गया। अब इसके कहानी के 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब इसका चौथा भाग। पत्तियां जल चुकी थी और बगीचे में क्या है, फिर अंधेरा छाया हुआ था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा के झोंका आ जाने पर जरा दहक उड़ती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। यानी जो आग थी वो हल्की फुल्की थी, हवा का झोंका आता तो फिर वापस जल लेती, ऐसे लग रहा था वो अपनी आंखें बंद कर रही है। हल्कू ने सिर से चादर ओढ़ ली, यानी वापस उसने क्या अपने सिर पे चादर ओढ़ ली। गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों गीत बढ़ता जाता उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हो रहा था कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है, शायद नील गायों का झुंड था। उसके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। उसको हल्कू को अच्छे से सुनाई दे रहा था कि क्या है, नील गायों का झुंड आ गया। नील गाय क्या होती है, गायों का झुंड होता है, उनको नील गाय बोलते हैं, उनका नाम है। और वो खेतों में रात को ही आती है और मनुष्य उसको बहुत कम रेयर चांस है कि उनको पकड़ पाए, और वो अपने झुंड में ही रहती है और वहीं अपने उनके बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन उनका न तो कोई दूध निकाल सकता है, होती वो गाय की है। उसके कूदने और दौड़ने की आवाज साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वे चल रही हैं। अब उसको कैसा प्रतीत हो रहा था कि वे चल रही है। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। अब उसने अपने मन में क्या बोला कि जब तक जबरा है तो खेत में नहीं आएगा। जबरा तो उसके पास ही खड़ा था, जो उसका कुत्ता था। मुझे भ्रम हो रहा है, कहा अब तो कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे कैसा धोखा हुआ है। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आवाज सुनाई दी। उसको खेत के जो चरने की आवाज है वो साफ सुनाई दे रही थी। अब वह अपने को धोखा न दे सका। अब जो हल्कू है वो खुद को धोखा न दे सका, क्योंकि जब गाय वगैरह होती है जो खेत में कहाँ खाती है, तो अब उनकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी, क्योंकि उनके तो झुंड थे। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा ददाया हुआ बैठा था। ऐसे जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। अब उसको क्या था कि खेतों जानवरों के पीछे दौड़ना उसको नहीं सूझा, और वो क्या है कि इतनी ठंड में कौन जाए। उसने जोर से आवाज लगाई, लियो लियो लियो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी फसल है, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए जाते हैं। अब जो फसल थी एकदम पकने वाली थी, फिर भी वो खड़ा नहीं हुआ। हल्कू पक्का इरादा करके उठा कि अब मैं जाऊंगा,
तो 2-3 कदम चला, पर एकाएक क्या है, हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा। यानी वो वापिस उस अलाव के पास आ गया। राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को क्या है, गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता रहा। अब जो जबरा था वो तो बार बार भौंकता रहा, और नीलगाय क्या है, खेत का सफाया किए डालती थी। हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा था। अब हल्कू बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ, आराम से शांत बैठा था कि अगर गाय चर रही है तो चरने दो नीलगाय। अकर्मण्यता ने, यानी उसके जो आलसीपन मान लो या कर्म करने की इच्छा ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी, और मुन्नी कह रही थी, आज क्या सोते ही रहोगे। अब उसकी बेटी आ गई थी, सवेरा हो गया था कि आज तुम सोते ही रहोगे। तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। अब मुन्नी क्या कह रही है, तुम तो यहाँ कर रम गए यानी सो गए, और जो क्या है, पूरा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर क्या तू खेत से होकर आ रही है? वो तो क्या है, वहीं बगीचे में ही सो गया। मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडिया डालने से क्या होगा कि तू यहाँ डाल के बैठा है, और मंडिया डालने से फिर क्या होगा, तो कि सारा खेत ही चर गई। हल्कू ने बहाना बनाया, क्या कि मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है कि पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। उसने क्या बहाना बनाया कि पेट में इतना दर्द हो गया, मैं तो मरते मरते बचा, और तुझे खेत की लगी हुई है। दोनों फिर खेत की डांड पर आए, यानी जो खेत की सीमा है उस पर आए। देखा सारा खेत रोंदा हुआ पड़ा है, और जबरा क्या है, मंडेया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राणहीन हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी थी, पर हल्कू क्या था, प्रसन्न था। मुन्नी तो उदास थी, हल्कू प्रसन्न क्या था कि अब उसको क्या है, ठंडी रातों में नहीं जागना पड़ेगा, न खेतों में आना पड़ेगा। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। अब जो माल गुजारी है वो भरेंगे तो कैसे, मजदूरी करके। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। अब ये कहानी कंप्लीट होती है। अब इसका क्विक रिवीजन करते हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, लम्ही ग्राम में हुआ था, और हिंदी में इनकी प्रथम कहानी कौन सी है, प्रथम कहानी पंच परमेश्वर। आज हम उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसका अध्ययन करेंगे। कहानी उसने कहा था। अब लेखक परिचय। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1883 में, और 1922 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर है कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उनका जन्म जयपुर में हुआ था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि किस लेखक का जन्म जयपुर में हुआ था, तो किसका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कब हुआ था, 1883 में। वे बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे। उनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक क्या था, विस्तृत था। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1915 में। अब क्वेश्चन आ सकता है कि उसने कहा कहानी का प्रकाशन वर्ष कब है, तो कब है, 1915। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा आदि कहानियां भी लिखी है। अब उन्होंने कौन कौन सी कहानियां लिखी है, उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव आदि उनके क्या है, निबंध कला के प्रतिमान है। अब निबंध कौन कौन से हैं, कछुआ धर्म, मोरिसी मोही कुठाव आदि क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के क्या है, निबंध है, निबंध कला के प्रतिमान है। उन्होंने मासिक पत्र समालोचना का संपादन भी किया था। कौन से पत्र का किया है, समालोचना का।
वे नागरी प्रचारणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे और 39 वर्ष की अल्पायु में उनका क्या हो गया, निधन हो गया। अब क्वेश्चन आ सकता है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष कब है, 1915। और इनमें अब निम्न में से क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी नहीं है? उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुख में जीवन और बड़े घर की बेटी। तो इनमें से कौन सी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है? तो बड़े घर की बेटी नहीं है। बड़े घर की बेटी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। पहले तो था अब लेखक परिचय, अब पाठ परिचय। उसने कहा प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के पृष्ठभूमि पर लिखी हुई एक मार्मिक कहानी है। जब 1915 में जब ये कहानी लिखी गई थी तो उस समय क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, जिसका कथानक प्रेम, त्याग, कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। अमृतसर के बाजार का दृश्य, बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण और लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्यु से यहाँ पर समाप्त होती है। अब जो इस कहानी का नायक है वो कौन है? लहना सिंह। जब आप ये कहानी पढ़ोगे तब इसमें पूरा पता चलेगा कि लहना सिंह कौन है और उसकी जैसे मृत्यु कैसे हुई थी। यह उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं बल्कि क्या है? कर्तव्य की प्रसन्नता है। यानी जो प्रेम होता है उसमें वेदना उत्सर्ग यानी जनित वेदना नहीं है बल्कि यह क्या है? कर्तव्य की इसमें प्रसन्नता है। आंचलिक शब्दों के साथ यथार्थ वर्णन व उत्कट भाव व्यंजन से यह कहानी हिंदी साहित्य की क्या है? विशिष्ट धरोहर है। और यह कहानी जो पूर्व दीप्ति शैली जिसे फ्लैशबैक शैली कहते हैं उसमें यह कहानी लिखी गई है। अब ये पहले पाठ परिचय, अब ये कहानी स्टार्ट हो रही है और इस कहानी का ये पहला अंक है। इसमें टोटल कितने अंक है? 5 अंक है। और प्रकाशन वर्ष कब है? 1915 में यह प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाए। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं तो कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरे को चित कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी, निराशा और शोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सबर का समुंदर उमड़ा कर, बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह। अब बादशाह किसको कहते हैं? बादशाह को कहते हुए सफेद फंटो, खच्चरों व बतकों, गन्ने व खोमचों और भारे वालों को के जंगल में से राह देते हैं। अब इसमें क्या है कि अमृतसर क्या जो बम्बू काट वालों की मरहम लगाई यानी वहां का ये वर्णन किया है अमृतसर की, और जो घोड़े वाले या गाड़ीवान है उनका इसमें वर्णन हुआ है। इस अभी जो हमने पंक्तियां पढ़ी है। अब इसमें आगे गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यानी ये जो घोड़े वाले हैं वो किसी को गालियां नहीं निकालते बल्कि क्या कहते हैं? जी साहब आप हटे। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर क्या है? मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती
तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। क्या नमूने हैं? हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लक्ष्मी लंबी उम्रा वालिए। समष्टि में उनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, तू पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आके आना चाहती है, बच जा। यानी कोई आगे आता है तो उनको ये कहते हैं कि तू तो कर्मों वाली है, भाग्य वाली है, और तुझे तो अभी काफी जीना है, तू मेरी गाड़ी के पहियों के आगे क्यों आ रही है। ऐसे बंबू कार्ट के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। यानी इन सब से बचकर एक लड़का लड़की कहाँ आके मिले? एक चौक की दुकान पर। उसके बालों और उसके ढीले सुतने से जान पड़ता था कि दोनों क्या थे? सिख हैं, यानी सरदार जी है। वह अपने मामा के लिए केस धोने के लिए दही लेने आया था। जो लड़का है वो क्या लेने आया था? दही। और यह रसोई के लिए जो लड़की थी वो क्या लेने आई थी? बढ़िया लेने आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गिल्ले पापड़ की गड्डी को गिने बिना हटता नहीं था। यानी जो एक दुकानदार था वो शेर भर पापड़ की एक गड्डी लेना चाहता था और उसको गिने बिना हट नहीं रहा था। इतने में जो लड़का लड़की है वो बात शुरू करते हैं। जो नायक और नायिका इस कहानी के हैं। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे माजे में, यहाँ कहाँ रहती है? पहले लड़का पूछता है कि तेरा घर कहाँ है, तो लड़की क्या कहती है? मगरे में। और लड़का क्या कहता है? और लड़की कहती है और तेरे माजे में, और यहाँ कहाँ रहती है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि यह प्रश्न किसने किया था कि तेरे घर कहाँ है, तो यह एक क्वेश्चन जो लहना सिंह है उसने किया था। मांझे में यहाँ कहाँ रहती है, तो वो लड़की क्या कहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। अब लड़की के मामा कौन है? अंतर सिंह है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा। क्या पूछा? तेरी कुड़माई हो गई है। अब कुड़माई किसको कहते हैं? सगाई को। इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का क्या है? मुंह देखता रह गया। यानी उस लड़के ने क्या कहा कि तेरी कुड़माई होगी, तो उस लड़की ने क्या? धत कह के वो भाग गई। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही चलता रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही दत्त मिला। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध क्या बोली? हाँ हो गई। अब लड़के ने क्या पूछा? कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। छाबड़ी वाले की दिन भर की क्या है? कमाई खोई, और एक कुत्ते के पत्थर मारा, और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई और तब कहीं घर पहुंचा। क्योंकि जो लड़की ने क्या कहा था कि हाँ मेरी कुड़माई होगी, यह उसके लिए अप्रत्याशित आंसर था, तो इस कारण उसको क्या हुआ? दुख हुआ, और उसने फिर बाद में किसी से टक्कर, कभी किसी को टक्कर मारी, कभी कुत्ते को पत्थर मारा, तो ऐसे करके वो घर पहुंचा। तो ये इसका 1 अंक खत्म होता है। राम राम। अब आगे कहानी, तो ये तो उसके बचपन की है। अब ये कहानी कहाँ स्टार्ट हो गई? जो द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध है उसकी पृष्ठभूमि में जो लिखी गई है। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई है। अब क्या है? जो खंदक क्या होते हैं? जो बंकर बोलते हैं, उसमें क्या क्या है? जो सैनिक बैठे हैं कि रात दिन इसमें बैठे रहने से क्या है? हड्डियां अकड़ गई है। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और में है, और बर्फ क्या है? ऊपर से। यानी लुधियाने से भी 10 गुना जाड़ा। कहते हैं कि लुधियाना जो शहर है पंजाब का, उसमें सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, लेकिन यहाँ जो क्या है उससे भी 10 गुना ज्यादा, और ऊपर से में है, यानी बारिश
और बर्फ भी पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में क्या है, कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े, यानी अब इतना का बारिश भी है, साथ में इतनी सर्दी भी है, इन सब से बचे तब तो का कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था, यही दिन में 25 जलजले आते हैं, कि यहाँ दिन में कितने जलजले आते हैं, 25। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोनी निकल गई तो चटक से क्या लग जाती है, गोली लग जाती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। अब लेखक क्या कहेंगे, जो एक सिपाही है वो क्या कह रहा है कि मालूम नहीं कि बेईमान कहाँ छुपे हैं, कि मिट्टी में या पत्तियों में छिपे हैं। लहना सिंह और 3 दिन 4 तो खंदक में ही बिता दिए। कितने, अब 7 दिन के बाद इनकी जैसे ड्यूटी है वो चेंज हो जाती है। तो लहना सिंह जो है वो क्या कह रहा है कि अब हमें सिर्फ 3 दिन रुकना है, 4 दिन तो क्या है खंदक में ही बीत गए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे उसी फिरंगी मैम के बाग में। मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे क्या है, घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े कौन बिगड़ता है, सिपाही। मुझे तो संगीन पर चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर लौटूं तो मुझे दरबार साहिब में दिल्ली पर माथा टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कल्लों के घोड़े संगीन देखते हैं कि मुंह है फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का क्या है, गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा बोल किया था, 4 मील तक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो क्या है, सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों, सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। लड़ाई के जो मामले हैं वो क्या है, जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते हैं। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। अब इसमें एक सिपाही है वो क्या कह रहा है कि 4 दिन हो गए कि एक भी पल झपकी नहीं लिए। अगर घोड़ा होता है, अगर वो भी उसको भी अगर न घुमाए तो वो भी क्या है, बिदकता है। अब वो क्या कह रहा है कि 7 में जर्मनों को मार, जो 7 जर्मन है उनको मैं मारकर कहाँ चला जाऊं, तभी मेरे को जो दरबार साहिब है, जो गुरुद्वारा है, उसमें माथा टेकना नसीब हो। और कहा उस दिन हम कितनी मील दूर चले गए थे, 3-4 मील दूर चले गए थे और बाद में क्या है, जो जनरल थे उसने पीछे हटने का आदेश दिया था। अब इसका सूबेदार कौन है, इस बटालियन का सूबेदार हजारा सिंह है। सूबेदार हजारा सिंह ने क्या कहा कि लड़ाई के मामले जमादार या नायक तय नहीं करते, बल्कि कौन करते हैं, जो बड़े जनरल होते हैं। क्यों, क्योंकि हमें 300 मील का रास्ता तय करना है। अगर हम एक तरह से एक जगह चले गए तो बाकी जो 3 है वो क्या है, हमारे हाथ नहीं आने वाले, तो हमें एक साथ सभी पे हमला करते चलना है। सूबेदार, सच है, लहना बोला, पर करे क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलता नहीं, खाई के दोनों तरफ क्या है, चंबे की बावलियों के सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। अब क्या है कि उसके चारों तरफ क्या है कि चंबे बह रहे हैं। चंबे क्या होते हैं, शायद ये झरनों को बोला जाता है, कि सोते बह रहे हैं और अगर एक धावा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, शरीर में गर्मी आ जाएगी। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोयले डाल दे। कोयले डाल दे, कोयले किसको बोलते हैं, कोयलों को। अब ये एक सैनिक है उद्यमी, तो उसको क्या कहते हैं कि भी तू उसमें कोयले डाल दे। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दे।
अब जो वजीरा सिंह है उसको क्या कहते हैं कि तुम 4 जने मिलकर जो खाई में क्या है पानी भरा हुआ है उसको बाहर निकाल दो। और पहरा बदलने के लिए किसे कहा था? महासिंह को। एक सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। तो एक सूबेदार था वो क्या करने लगा? सारी खंदक में पहरा लगाने लगा। अब वजीरा सिंह पलटन का क्या था? विदूषक था। विदूषक किसको बोलते हैं? जो मजाक करता है। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूं। क्या बन गया हूं? पादा। क्यों? करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा कि अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसे खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। अब कथन आ सकता है कि अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। यह कथन किसका है? लहना सिंह का। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहां मांग लूंगा और क्या है? फलों के बूंटे लगाऊंगा। बूंटे किसको बोलते हैं? फलों के पौधे लगाऊंगा। लाडी होरा को भी क्या है? यहीं बुला लेना, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। अब क्या क्या ये कथन किसका है? जो हजारा सिंह ने क्या कहा था कि देश क्या है? ये तो स्वर्ग है, तो मैं बाद में यहीं क्या है? जमीन में ले लूंगा और यहीं मैं फलों के बाग लगाऊंगा। फिर किसी ने कहा कि उसकी जो पत्नी है उसका क्या नाम है? होरा को भी यहीं बुला लेना। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। यहाँ वालों यानी जो विदेश में जो ये युद्ध लड़ रहे हैं वहां का इनके लोगों को शर्म नहीं है। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा नहीं सका कि जो सिख है वो तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है और होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा क्या है? बुरा मान गए। अब मेरे मुल्क के लिए कैसे लड़ेगा? तो अब इसके ये 2 अंक कंप्लीट हो गए हैं। तो अब ये जो फिरंगी मैम यानी जो विदेशी महिला है वो इनकी क्या करती है? इनको जैसे सेवा करती है, इनके लिए स्वेटर बुन बुन के भी भेजती है और इनको सिगरेट पिलाना चाहती है, लेकिन वो नहीं जानती जो सिख होते हैं कि वो तंबाकू नहीं पीते। अभी जो ऊपर पड़ा है उसमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो ये पलटन है तो इसका विदूषक कौन है? कि पलटन का विदूषक कौन है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसमें जो सेकंड ग्रेड में 4 कहानियां लगी है तो वो चारों कहानियों का आपको इस चैनल पर अध्ययन करवाया जाएगा। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है। अब जो लहना सिंह है वो क्या कहते हैं? पूछते हैं कि बोधा सिंह कैसा है? किसको? उसके पिता को। हजारा सिंह कौन है? जो सूबेदार है। सूबेदार जो बोधा सिंह का पिता है। जैसे मैं जानता ही नहीं हूं, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो, आप क्या है? सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप क्या है? कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। अब जो इसमें बोधा सिंह है उसके बारे में बताया है कि लेखक ये जो लहना सिंह है वो उसके पिता हजारा सिंह से पूछता है कि बोधा कैसा है, तो वो क्या कहता है? ठीक है, तुझे पता नहीं है कि तू तो रोज उसको क्या है? अपना कंबल दे देता है और अपने जो सूखा तख्ता है उस पे उसको सुला देता है और खुद क्या है? कीचड़ में पड़ा रहता है। क्या क्या मैं ये बात जानता नहीं हूं, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। अब जो लहना सिंह है वो क्या कहता है कि मैं तो जब मरूंगा तो भाई कीरत सिंह की गोद में मरूंगा और उस जो मैंने क्या है? मेरे हाथों से एक आम का पेड़ लगाया था और उसी की छाया में मैं मरूंगा।
दोपहर रात गई। कितनी रातें गई? दोपहर रात, यानी जो रात के कितने 3 या 4 पहर माने जाते हैं, तो दोपहर की रात चली गई है। जब रात एकदम गहरी हो जाती है तो एकदम अंधेरा और सन्नाटा छा जाता है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बर कोट ओढ़कर सो रहा है। कौन सो रहा है? बोधा। लहना सिंह पैरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक कहाँ है? बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह क्या कर रहा है? कहरा रहा है। अब पैरे पर कौन खड़ा है? लहना सिंह। क्या बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। और जो बोधा सिंह है वो बीमार है, तो वो क्या कहता है कि पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। किसके? बोधा सिंह के। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। किसने कहा? लहना सिंह ने। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। फिर लहना सिंह क्या कहते हैं? हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही क्या है आई है, और विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मेमे। यानी जो मेम है वो क्या कर रही है? जो अंग्रेजनियां है वो क्या कर रही है? स्वेटरें बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। जो यह कहकर लहना क्या है? अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? बोधा सिंह ने कहा कि तू सच कह रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा। बोली नहीं सच और नहीं झूठ। यूं कहकर नहीं करते बोधा को उसने क्या है? जबरदस्ती जर्सी पहना दी। और आप क्या है? खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल क्या थी? कथा थी कि लहना सिंह के लिए कोई भी जर्सी या स्वेटर नहीं आई थी, वो उसका क्या थी? सिर्फ कहानी ही थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई। क्या आई? सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। तो ये आवाज किसकी थी? लपटन साहब की। हुक्म हजूर कहकर सूबेदार तन कर क्या है? फौजी सलाम करके सामने खड़ा हुआ। एक लपटन सिंह आया, कोई जनरल, तो उसने क्या कहा कि सूबेदार हजारा सिंह देखो, इसी समय क्या है? हमें धावा करना यानी आक्रमण करना है। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा क्या है? जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है। कितने खेतों को? 2। 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। कितने जवान? 15। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। यानी जो जनरल है उसने क्या कहा कि मैं यहीं रहूंगा और तुम लोग वहां जाओ। चुपचाप सब तैयार होने लगे। बोधा भी कम्बल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया। लहना समझ कर क्या हो गया? चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, यानी बड़ी बहस हुई। अब मान लो कहीं जाना होता है या युद्ध का जो समय आ जाता है तो सारे सैनिक क्या है? उसमें युद्ध में भाग लेना चाहते हैं। अब हुज्जत यानी बहस किस पे हुई कि हमें किस 10 व्यक्तियों को यहाँ छोड़े। कोई नहीं रुकना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने क्या करवाया? जो सूबेदार हजारा सिंह ने मार्च किया। लपटन साहब लहंगा की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से क्या है? सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। अब जो लपटन साहब थे वो क्या थे? सिगड़ी के पास खड़े हो गए और उसको कहा कि भी तुम भी सिगरेट पियो। लेकिन इस कहानी में क्या है कि जो सिख होते हैं वो तंबाकू नहीं पीते। आंख मारते करते लहना सिंह समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब कि भी मैं पी लेता हूं। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा। वो क्या करना चाहता था? साहब का मुंह देखना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि लाओ साहब मैं सिगरेट पी लेता हूं।
बाल देखे तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए, यानी उसके गाल सिर पे थोड़े थोड़े बाल थे तो वहां कहाँ उड़ गए। उनकी जगह कैदियों के से कटे बाल कहाँ से आ गए, यानी एक दिन में ऐसे बाल कैसे सिर पे आ गए कि शायद साहब ने शराब पी है और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना था, क्या जांचना था कि जो लपटन साहब थे वो 5 वर्ष में से उसकी रेजिमेंट में थे। तो लहना सिंह उनको क्या कहता है, क्यों साहब लड़ाई खत्म होने पर, क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। अब यह कथन किसका है, लहना सिंह का। लड़ाई खत्म होने पर क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं, यह कथन किसका है, लपटन सिंह का। नहीं साहब, शिकार के मजे यहाँ का। याद है कि 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप कहाँ गए थे, जगदारी जिले में शिकार करने गए थे। कहाँ गए थे, जगदारी जिले में। हाँ हाँ, वही आप खोते पर सवार थे, यानी जो खच्चर गाड़ी होती है उन पे सवार थे। और आपका खान सामा अब्दुल्ला क्या है, रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। यानी जो आपका खान सामा था वो कहाँ चला गया था, मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रुक गया था। बेशक खान सामा अब्दुल्ला मंदिर में थोड़ी ना जाएगा, कहाँ जाएगा, मस्जिद में। तो ये सब जो लहना सिंह है उसने उसके पता करने के लिए किया कि ये जो हमारा असली जनरल है वो है या कोई जर्मन नकली बेस में आया है। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी, किसके, नील गाय के, और पट्टे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, कि जो नील गाय आपने मारी थी उसके बड़े बड़े सींग थे। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया क्या। आपने कहा था कि रेजिमेंट की जो मेस है उसमें लगाएंगे। मेस क्या होती है, जहां खाना खाते हैं उसको मेस बोला जाता है। हाँ, पर मैंने एक विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह कितने, 2-2 फुट के होंगे। यानी जो नील गाय है उसके इसमें क्या कहा है कि उसके सिंग इतने बड़े, कितने बड़े, 2-2 फुट के। हाँ, लहना सिंह। अब लहना सिंह क्या कहता है, 2 फुट 4 इंच के। तुमने सिगरेट नहीं पिया। अब जो लपटन साहब है वो क्या कह रहा है कि हाँ लहना, कि 2 फुट और 4 इंच के इतने बड़े थे। फिर वो क्या कहता है, पीता हूं साहब, दिया सलाई ले आता हूं, यानी माचिस लेके आता हूं। इतने में जो लहना सिंह है वो खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं था, उससे पहले क्या था, संदेह था कि ये असली जनरल है, लपटन साहब है या नकली। अब जो संदेह था वो भी दूर हो गया। उसने झटपट निश्चय किया कि हमें क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन, वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या क्यामत आ गई, जरा तो आंख लकने दी। अब जो अंधेरे में लहना सिंह है वो किससे टकराया, वजीरा सिंह से टकराया। अब वजीरा सिंह से टकराया तो वजीरा सिंह इस पलटन का क्या था, विदूषक था। कौन था, विदूषक, यानी मस्करा था, जो हंसी मजाक करता है। तो उसने क्या कहा कि क्यों, क्या लहना की कयामत आई है कि जरा सा तो आंख लगने देती। तो ये इसके अब ये 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे हैं, अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि जो इस कहानी का में जो पलटन है उसका सूबेदार कौन है। आप सभी को इस कहानी का जो पलटन है उसका सूबेदार कौन है उसका नाम बताना है। अब 3 इसके पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब चौथा, होश में आओ, कयामत आई है, लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। यानी कयामत आई है और किसकी वर्दी में आई है, लपटन साहब के ये वेश में आई है। लपटन साहब या तो क्या है, मारे गए या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई या कौन आया है, कोई जर्मन आया है। सूबेदार से उसका मुंह नहीं देखा। जो सूबेदार थे कौन थे, हजारा सिंह, उन्होंने उसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा है, बातें की है, साफ उर्दू बोलता है, पर कौन सी बोलता है, किताबी उर्दू। और मुझे पीने को सिगरेट दी, क्या दी, सिगरेट दी। अब जो विदूषक है वो बोल, कौन है, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह क्या कहता है, तो अब हम क्या करें, अब मारे गए, धोखा हुआ है। सूबेदार होरा, सूबेदार कौन था, होरा सिंह, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर क्या है, धावा होगा। उठो एक काम करो। अब उसको कहते हैं क्या काम करना है, एक काम कर,
लपटन के जो पलटन हमारी गई है उसके निशान देखते देखते दौड़ जा, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम वापस लौट आए। क्यों? क्योंकि जो खंदक की बात है वो झूठी है। जैसे कि भी ये लोग वहां जाएंगे तो वहां भी आक्रमण होगा और यहाँ खंदक पर भी आक्रमण होगा। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खंदके और देर मत करो। ये किसने कहा? लहना सिंह ने। हुक्म तो यह है कि अबे जो ये क्या कहता है कि हुक्म ये है, क्या हुक्म है कि अब ऐसी तैसी हुक्म की। अब जो लहना सिंह है वो क्या कहता है कि हुक्म की ऐसी की तैसी, मेरा हुक्म है। क्या हुक्म है? जमादार लहना सिंह है जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है कि मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ कि मेरा हुक्म है कि तू उनके पीछे पीछे चला जा और कहीं पत्ता भी न हिले। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। कितने हो? 8। तो लहना सिंह क्या कहता है कि हम 8 नहीं, कितने हैं? 10 लाख। एक एक अकालिया क्या है? अकालिया जो सिख है वो 1.25 लाख के बराबर है। कितने लाख के बराबर? 1.25 लाख के बराबर है। तुम चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने क्या देखा कि जो लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले। कितने गोले निकाले? 3। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुंथी थी जिसे सिगड़ी के पास रख दिया और बाहर की तरफ जाकर एक दिया सिलाई जलाकर गुत्थी पर रखने लगा। यानी अपनी उसने जेब से 3 गोले निकाले और वो रस्सी से बंधे थे और रस्सी कहाँ रख दी? सिगड़ी के पास। और बाहर से अगर उसको रस्सी को जलाएंगे तो सिगड़ी से जलते जलते क्या है, वो पूरी खंदक में वो क्या है, बम फट जाएंगे और खंदक क्या है, खंदक का नाश हो जाएगा। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारी। यानी उसके हाथ पे बंदूक दे मारी। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी, यानी माचिस गिर गई। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा तो साहब क्या बोले? आय मीन गोट कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बिनकर यानी उठाकर क्या कर दिए? खंदक के बाहर फेंक दिए और साहब को घसीटकर कहाँ ले गया? सिगड़ी के पास लिटाया और जेबों से उसकी तलाशी की। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। अब जो लहना सिंह है उसने क्या है, उस लेफ्टिनेंट साहब की जो जेब की क्या है तलाशी ली तो उसमें 3-4 लिफाफे थे और एक डायरी थी, वो सब अपनी जेब में डाल दी। बाद में जो साहब है उसकी मूर्छा खुली, यानी उसको होश आया। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। क्या बातें सीखी? यह सीखा कि सिख क्या है, सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गायें होती है, यानी जगाधरी जो जिला है उसमें नील गायें होती है और उनके क्या है 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि जो मुसलमान खानसामा है वो मंदिरों में जल चढ़ाता है, यानी जो मुसलमान है वो मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं, पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू की आपने कहां से सीखी? जो हमारे लेफ्टिनेंट साहब थे तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल सकते थे। जो हमारे लेफ्टिनेंट साहब थे तो उनको तो 5 शब्द भी नहीं बोलने आते थे। तुमने ये ऐसी उर्दू कहां से सीखी? लहना ने क्या है पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली। पतलून क्या बोलते हैं? जो पैंट होती है उसकी उसने तलाशी नहीं ली। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले तो लहना कहता गया। अब लहना क्या कहता गया कि चालाक तो बड़े हो, पर मांझे के लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है कि लहना सिंह ने क्या कहा कि तुम चालाक तो बहुत हो, लेकिन जो लहना सिंह है वो कौन से गांव का है? मांझे का। कि इतना जो लेफ्टिनेंट साहब के साथ कितने साल रहा है? कम से कम 3 या 4 साल उनके साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया। किसके गांव? लहना सिंह के। औरतों को क्या करता कि बच्चे देने के ताबीज बांटता और बच्चों को दवाई देता। चौधरी के बड़ के नीचे क्या था? मंजा बिछाकर हुक्का पीता। यानी जो बड़ का पेड़ था वहां एक मौलवी आया और वहां बैठ गया और औरतों को क्या करता? ताबीज देता बच्चे होने की और बच्चों को दवाई देता।
और हुक्का पीता रहता और क्या कहता कि जर्मनी वाले बड़े पंडित आएंगे, वेद पढ़ पढ़ कर उनमें उसमें से विमान चलाने की विधा जान गए हैं। गो को नहीं मारते यानी गाय को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। और मंडी के क्या है, बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल ले, सरकार का राज्य जानने वाला है। अब डाक बाबू, उस समय डाक बाबू कौन था उसके गांव में, पोलू राम भी डर गया। अब कोई डाक बाबू बेचारा अकेला है और उसको कह दे और उसके गांव में क्या है, लोगों को कोई भड़काए कि भी तुम क्या है डाक खाने को लूट लो क्योंकि रात जाने वाला है, तो वो तो बेचारा डरेगा ही। तो मैंने यानी लहना सिंह ने क्या किया कि मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा, तो ये उसने कहानी सुनाई, किसने, लहना सिंह ने, कि मेरे गांव में ऐसे कोई मौलवी आया था। तो साहब की जेब से पिस्तौल चला दी और लहना की कहाँ लगी, जांग में लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायर ने साहब की कपाल क्रिया कर दी और धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। यानी उसकी लहना सिंह ने एक गलती कर दी, क्या कर दी कि उसके पैंट की जो पतलून की जेब थी उसमें उसने हाथ नहीं डाला, उसकी चेकिंग नहीं की। बोधा चिल्लाया, क्या है, जो बोधा बीमार था वो चिल्लाया कि क्या है, तो लहना सिंह ने उसे क्या कहा कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, अपनी जैसे बागड़ी भाषा में बोले तो कि हड़काएड़ा एक कुत्ता आया था, उसे मार दिया। जो ये हड़का हुआ कुत्ता होता है वो काटता है, किसी को अगर काटे तो वैसे ही इंसान भी बन जाता है, तो उसको मार दिया जाता है। औरों से सब हाल कह सुनाया, सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लैला ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ क्या है, पट्टियां कसकर बांधी। घाव क्या था, मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। जो गोली लगी थी लहना सिंह को उसके क्या है वो ऊपरी लगी थी, तो पट्टी बांधने से खून निकलना बंद हो गया। इतने में कितने जर्मन आ गए थे, 70 जर्मन चिल्लाते हुए खाई में घुस गए, क्योंकि उन्हें पता था क्योंकि आधी पलटन तो क्या है बाहर जा चुकी है। और वो क्या था, नकली जर्मनी एक पलटन लपटन साहब बन के आया था। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले दावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ तो सिर्फ कितने थे, 8 और वहां कितने थे, 70। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे, बाकी सब तो लेट के बंदूक चला रहे थे और लहना सिंह खड़ा था, क्योंकि उस समय वही उस जो बटालियन थी उसका सबसे बड़ा अधिकारी था। और वे कितने थे, 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे जाते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज आई, क्या आई, वाहे गुरु जी की फतेह, तो वाहे गुरु जी का खालसा। ये आवाज किसकी आई, जो सूबेदार गए थे वो वापिस आ गए थे और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन क्या है, 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। कैसे कि आगे से तो लहना सिंह कर रहा था और पीछे से कौन आ गए, हजारा सिंह की जो पलटन गई थी वो आ गई। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया, यानी दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी और जो जर्मन थे दोनों चक्की के पाटों की तरह उनके अंदर क्या है, पिसने लगी। एक किलकारी और अकाल सिखों की दी फौज आई, वाह गुरु जी फतेह और वाह गुरु दी जा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई क्या हो गई, खत्म हो गई। अब टोटल जर्मन कितने थे, 70 थे, तो उसमें से 63 जर्मन या तो खेत रहे या कर्रा रहे थे। खेत यानी मारे गए या कर्रा रहे थे और घायल हो गए थे। और सिखों में 15 के क्या गए थे, प्राण चले गए थे, यानी 15 तो मारे गए थे और जो 63 थे वो या तो बच गए थे और वो अपने दर्द से या घायल हो गए थे, तो क्या कर रहे थे, कहरा रहे थे। सिखों में 15, अब सिख जवान थे उनमें से कितनों के प्राण गए थे, 15 के गए थे और 63 जवान इनके मारे गए थे। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। जो सूबेदार थे हजारा सिंह, उनके कंधे में गोली लगी। लहना सिंह की कहां लगी, पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को क्या है, खंदक की गीली मिट्टी से पूर दिया
और बाकी का क्या है, साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट दिया। किसी को कोई खबर नहीं थी। लहना को दूसरा जो घाव लगा था पसली में वो भारी घाव था। जैसे हम छोटे बच्चे थे तब खेलते थे तो चोट लग जाती थी तो क्या करते थे, मिट्टी डालते थे, और मिट्टी डालते ही वो क्या थी, चोट में से खून आना बंद हो जाता था। ऐसे ही लहना सिंह ने क्या किया, उस चोट पे जो खंदक की मिट्टी थी डाल दी थी। लड़ाई के समय चांद निकल आया, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शही नामक नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसे चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदे साचार्य कहलाती है। यानी हवा कैसे चल रही थी कि एक संस्कृत के बाण कवि है, उनकी एक ये कि उन्होंने क्या कहा थी कि दंत वीणोपदेशाचार्य ऐसी चल रही थी। वजीरा सिंह कह रहा था, क्या कह रहा था कि कैसे मन भर भर कर फ्रांस की मिट्टी मेरे बूंटों पर चिपक रही थी। वजीरा सिंह कौन था, जिसे लहना सिंह ने पीछे से उसको भेजा था, और पलटन का क्या था, विदूषक था। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया तो सूबेदार से सारा हाल सुनाया और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे। कह रहे थे कि तू न होता तो आज क्या है, सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिने ओर की खाई वालों ने भी सुन ली थी। कितनी मील की, 3 मील की, क्योंकि जब गोले और बम के धमाके होते हैं तो दूर तक ये सुनाई देते हैं। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहां से झटपट क्या है, 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली और जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। जो फील्ड अस्पताल क्या था, नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में क्या है, घायलों को लेटाया गया और दूसरी में लाश से रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए। सूबेदार ने उसकी जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए तो उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। कि बोधा सिंह जो जवर में क्या है, बर्रा रहा है, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। जो सूबेदार थे उनका विशेष प्रेम किस पे था, लहना सिंह, क्योंकि आज सारे अगर जीवित थे तो किसकी वजह से, लहना सिंह की। यह देख लहना ने कहा, क्या कहा कि तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में न चले जाओ। तो हजारा सिंह क्या कहता है कि तू भी हमारे साथ चल। तो बोधा सिंह के लिए कहा कि भी तुम इसको ले जाओ कि मैं बाद में आ जाऊंगा। किसने कहा, लहना सिंह ने, कि मैं तो बाद में आ जाऊंगा और आपको सूबेदारनी की कसम है जो अगर आप इस गाड़ी में नहीं गए और तुम मेरे लिए वहां से पहुंचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए तो गाड़ियां आती होगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, मैं यहाँ खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। लहना सिंह क्या कह रहा है कि मैं ठीक हूं और वजीरा मेरे पास ही खड़ा है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लिटा दिया, जो सूबेदार का बेटा था उसको गाड़ी पर लिटा दिया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिख दो, लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख देना। अब ये किसने कहा, लहना सिंह क्या कह रहे हैं सूबेदार से कि जो आपकी सूबेदारनी है, कौन, होरा। अब ये होरा कौन है, जो लहना सिंह जब बचपन में छोटा बच्चा था तो उसको जो उसके सरदार की जो दुकान पे ये तो क्या लेने गया था, दही लेने गया था, और वो बड़ी लेने जाती थी, वो एक लड़की मिली थी, वो कौन थी, सूबेदारनी होरा। और लहना सिंह उसको हर बार क्या कहता था कि तेरी कुड़माई होगी, तो वही लड़की कौन थी, सूबेदारनी थी। और इस पे उसने कहा था, इस पे एक कहानी भी, फिल्म भी बनी हुई है। तो जो उसमें हीरो कौन थे, सुनील दत्त थे। तो ये एक फिल्म भी बनी है, उसने कहा था इसी के ऊपर। तो होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख देना, जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। अब लहना सिंह क्या कह रहा है कि मुझे सूबेदारनी ने जो कहा था वो मैंने कर दिया, ये बात आप उसको लिख देना। गाड़ियां चल पड़ी कि मेरा माथा टेकना कहना, और जब घर जाओ तो कह देना कि उसने मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। अब ये कहानी भी क्या है कि उसने कहा था, अब किसने कहा था, ये कहानी का अब आगे हमें पता चलेगा। गाड़ियां चल पड़ी और सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर क्या कहा कि तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा है, साथ ही घर चलेंगे।
और अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। मुझे नहीं पता कि जो मेरी सूबेदारनी है उसने क्या कहा था, कि जो तेरी सूबेदारनी है, यानी मैं तेरा साहब हूं तो वो तेरी सूबेदारनी, उसी को तू ही बता देना कि तूने क्या कहा था, कि उसने तेरे को क्या कहा था और तूने क्या किया है। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना क्या हो गया, लेट गया। क्यों लेट गया? क्योंकि जो उसकी पसली में जो घाव लगा था वो काफी गहरा था। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। तर यानी खून से लथपथ हो रहा है। वजीरा सिंह को कहता है कि वो मेरा ये कमरबंद खोल दे। अब इसके 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब 5वां पार्ट की मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि डैश डैश देखिए कि किस कि कब जो है स्मृति यानी हमारे यादें जो होती है वो साफ हो जाती है। कब होती है? मृत्यु से पहले जो हमारी बचपन की या जो भी यादें होती है वो एकदम साफ हो जाती है, और जो जन्म भर की घटनाएं एक एक करके हमारे सामने आती है, और सारे दृश्यों के रंग क्या हो जाते हैं, साफ होते हैं, और समय की जो धुंध है वो बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यानी जो समय की धुंध उस पर गिर जाती है वो सारी हट जाती है, और सारी क्या है, हमें बातें याद आने लगती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है उस समय। अब लहना यानी उसकी स्मृतियां अब उसके वापस क्या है, वही अमृतसर का लहना सिंह है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का। और अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। जब कहानी स्टार्ट होती है तो क्या है, 2 बच्चे मिलते हैं ना, तो एक बच्चे का नाम क्या है, लहना सिंह है। तो वो कहाँ आया था? अमृतसर अपने मामा के, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिलती है। अब ये 8 वर्ष की लड़की कौन है? जो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। कौन है? होरा। होरा वही लड़की है जो कौन, जो उसको लहना सिंह को मिलती थी। जब वह पूछता तेरी कुड़माई हो गई है, तब वह धत कहकर भाग जाती। एक दिन उससे वैसे ही पूछा तो उसने क्या कहा कि हाँ कल हो गई। देखते नहीं, यह रेशम के फूलों का सालू है। सुनते ही लैला सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ अब पता नहीं, क्योंकि उस समय दोनों ही क्या थे, बच्चे थे, और बार बार उससे ये क्या पूछता था कि तेरी सगाई हो गई, तेरी सगाई होगी। जब लड़की ने कहा हो हाँ हो गई, कि ये जो रेशमी फूलों का सालू है ये नहीं देखते, तो इससे क्या हुआ, उसको बड़ा दुख हुआ। वजीरा पानी पिला दे। अब लैला सिंह क्या कह रहा है कि वजीरा कि तू मुझे पानी पिला दे। अब 25 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? 12 वर्ष तो वो, और 25 वर्ष और बीत गए। अब लहना सिंह क्या है, 77 राइफल में जमादार हो गया है। यानी उसकी बटालियन जो राइफल का उसका नाम क्या है कि 77 राइफल में वह जमादार के पद पर है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। यानी जो बचपन में अगर कोई लड़की के, मान लो जैसे कहते हैं ना कि वो हमारा क्रश है, तो अब कहां से उसको ये बात याद रहेगी। लेकिन जब मृत्यु जब पास में आती है तो क्या है, जो स्मृतियां हैं वो साफ होने लग जाती है। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। अब तो ये भी याद नहीं है कि वो मुझे कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। कौन? लहना सिंह। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी कहाँ जा रहे हैं, लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना। जो बोधा सिंह, लैला सिंह को किसकी चिट्ठी मिली? हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा, बोधा कौन है? हजारा सिंह का बेटा, हम लोग दोनों भी लाम यानी युद्ध पर जाते हैं, तो लौटते हुए साथ में ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है और सूबेदार उसे बहुत चाहता है। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। कहाँ पहुंचा? उसके गांव में। अब जब चलने लगे, यानी जब वो चलने लगे तो सूबेदार बेड़े से में से निकल कर आया। क्या बोला? लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? जो रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। अब लैला सिंह क्या सोच रहा है कि जो रेजिमेंट के क्वार्टर है उसमें कभी सूबेदार के जो परिवार है वो कभी नहीं रहा, तो वो मुझे कैसे जानती है? तो लैला सिंह ने दरवाजे पर जाकर क्या कहा कि मत्था टेकना कहा। असीम आशीष सुनी और लहना सिंह चुप रहा। फिर सूबेदारनी ने क्या कहा? मुझे पहचाना नहीं।
तेरी कुड़माई हो गई, चल धत कह कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटे वाला सालू। अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली और करवट बदली, पसली का घाव भय निकला। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। यानी सूबेदारनी ने क्या कहा कि तूने मुझे पहचाना नहीं, तो लहला सिंह ने क्या कहा, नहीं। तो उसने वही बात दोहराई कि क्यों बार बार जो उसको क्या कहता था कि तेरी कुड़माई होगी, और वो दत्त कह के भाग जाती। बाद में एक दिन क्या कहा कि देखता नहीं है रेशमी भुट्टो का सालू हो गई। अब उसने ये एक बातें ये लहला सिंह किसको बता रहा है, वजीरा सिंह को। सौपन चल रहा है, क्या चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है। वो तो सोच रहा है कि इतनी पुरानी बात का अब मुझे सूबेदारनी, अब वो लड़की सूबेदारनी बन गई है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे आते ही क्या है पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, क्या काम, कि मेरे तो भाग फूट गई। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, क्या दिया, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, और सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी। यानी सरकार ने जो सूबेदार है उसको बहादुरी का जो इनाम दिया कि हमें लायलपुर में जमीन दी है, लेकिन आज क्या है, हमें नमक हलाली का मौका मिला है, तो आज ये दोनों क्या है, युद्ध में जा रहे हैं। हम तिमनियों की एक घगरिया पलटन, यानी हमारी एक महिलाओं की भी एक पलटन क्यों नहीं बना दी, जो मैं भी क्या है सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है कि मेरा एक ही बेटा है, वो भी क्या है फौज में है, फौज में भर्ती हुए उसे कितने साल हो गए, 1 ही साल हुआ है। उसके पीछे 4 हुए थे पर एक भी नहीं रहा। यानी मेरे कुल कितने बच्चे हुए थे, 5 हुए थे, लेकिन एक भी नहीं रहा। सूबेदारनी एक मेरा जीवित रहा, बाद में जो 4 हुए थे वो क्या गए, मर गए। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे बाग से। तुम्हें याद है कि एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। जब ये बच्चे थे जब वहां मिलते थे तो एक दिन तांगे वाले का जो घोड़ा है वो बिगड़ गया, यानी इधर उधर दौड़ने लगा, तो उसके नीचे ये लड़की आते आते बची थी। उसके प्राण किसने बताए थे, लहना सिंह। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे, और खुद क्या है घोड़ों की लातों में यानी टांगों में चले गए थे। मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, किसको, सूबेदार हजारा सिंह और मेरे बेटे किसको, बोदा सिंह को। यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई, यानी अंदर कमरे में चली गई। लैला सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आ गया। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। यानी ये सारी बातें किसने कही थी, उसने, यानी जो सूबेदारनी ने। लैला का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा रहा, जब मांगता तब पानी पिला देता। आध घंटे तक लहना सिंह चुप रहा, फिर बोला, कौन, कीरत सिंह। अब कीरत सिंह कौन है, लहना का भाई। जब एक बार कहा था ना कि भी मैं तो कहाँ मरूंगा, भाई कीरत की गोद में मरूंगा। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ, कि भैया मुझे ऊंचा कर ले और अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने क्या किया, वैसा ही किया। पट क्या किसको बोलते हैं, जो जांग होती है उसको क्या बोला जाता है, पट बोला जाता है। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह अब आम खूब पलेगा। उसने क्या है, लहला सिंह ने एक आम का पेड़ लगाया था, तो उसने क्या कहा था कि मैं जब मरूंगा तो आम के पेड़ की छाया में मरूंगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। अब जो कीरत सिंह है वो उसका छोटा भाई है, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं कि जो मेरा बेटा है और तू है, यानी तुम चाचा भतीजा, उसके नीचे बैठकर खूब आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही है आम है। यानी आम का पेड़ कब लगाया था, जब उसका बेटा हुआ था। जिस महीने उसका जन्म हुआ था इसी महीने में मैंने इसको लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू क्या थे, टप टप टपक रहे थे। यानी लहला सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कुछ दिन पीछे अखबारों में खबरों में पढ़ा, अखबारों में क्या पढ़ा कि फ्रांस और बेल्जियम 66वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। यानी बाद में सूची में क्या आया कि अखबारों में सूची आई कि 68वीं माफ करना कि 68वीं सूची में खबर आई कि जो 77 सिख राइफल जमादार है अब
कि जो जमादार है उसका नंबर कितना था 77, और वो क्या है मारा गया। कैसे मारा गया? जो उसके घाव थे मैदान में लगे थे उन कारण ये मारा गया। अब ये कहानी कंप्लीट हुई। अब इसके पीछे क्या है, शब्दार्थ दिए गए हैं। बादशाह किसको बोलते हैं? बादशाह को। समष्टि समाज, सालू ओढ़नी, उद्यमी, उद्यमी क्या किसी को बोलते हैं? जो शरारती बच्चा होता है या जो शरारत करता है उसको उद्यमी। कोल्ले कहते हैं ना सिगरी में कोल्ले डाल दे, कोयले। पाजी दुष्ट। मुरब्बे क्या होते हैं? मुरबा बोलते हैं ना कि हमारे इतनी मुरबा जमीन है, तो एक मुरबे में कितनी होती है? 25 किला। अब मुरबे किसको बोला जाता है? नहरों के पास की वर्गाकार जो कृषि भूमि होती है उसको मुरब्बे बोला जाता है। उसने कहा था ना कि नमूनिये से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। अब बर्रा क्या होता है? बड़बड़ाना। जलजला भूकंप, उसने कहा था क्या जलजला आ गया है। विदूषक क्या होता है? जो मस्करा, जो मजाक करता है। कौन था? हजारा। कौन था? पारसाल। पारसाल किसको बोलते हैं? विगत वर्ष को। कयामत यानी प्रलय। शही यानी नष्ट होने वाला। नमक हलाली यानी स्वामी भक्ति। ओवरी क्या होती है? अंदर का घर। जो गांव में क्या होते हैं, एक कमरे के अंदर एक कमरे ऐसे बने होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? ओवरी बोला जाता है। चितौनी, चितौनी क्या होती है? कि चेतावनी। कुड़माई किसको बोलते हैं? सगाई को। खंदक क्या होती है? बड़ा गड्ढा या खाई होती है, जो जिसको हम बैरक भी बोलते हैं, वो खंदक होती है। मंजा, मंजा किसको बोलते हैं? खटिया को। अपने यहाँ जैसे चारपाई बोलते हैं, माचा बोलते हैं। बुंटे क्या होते हैं? कि आम का मैं यही क्या है फलों के बुंटे लगाऊंगा। बुंटे किसको बोलते हैं? पौधों को। मूर्छा यानी बेहोशी। बरकोट ओवरकोट। धावा क्या होता है? आक्रमण। तीमियों क्या होती है? औरतों। क्या नहीं, जब सूबेदार ने क्या कहती कि हम तीमियों यानी औरतों की क्या है पलटन बना देनी चाहिए। हुज्जत क्या होती है? विवाद। खोते किसको बोलते हैं? कि तू तो बड़ा खोता है यानी गधा है। मांदे क्या है? बीमार। हड़का यानी पागल। लाम पर जाना, लड़ाई पर जाना। पट किसको बोलते हैं? जांग को। अपादा किसको बोला जाता है? पुरोहित को। अब इस कहानी के आगे क्वेश्चन दे रखे हैं। उसने कहा कहानी का नायक कौन है? उसने कहा कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। तेरी कुड़माई होगी। कथन में निहित भाव क्या है? अब वो छोटे बच्चे थे, उनमें कौन सा भाव होगा? अवसाद का, असफलता का, वेदना का, या निश्चल का? यानी उनके बीच में क्या था? निश्चल प्रेम था। पलटन का विदूषक कौन था? जो वजीरा से विदूषक, वैसे वजीरा सिंह। इस कहानी का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह इस कहानी का विदूषक था। कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। यह कथन किसने, किससे और क्यों कहा? यह कथन किसका था? लहना सिंह का। किससे कहा था? वजीरा सिंह से। क्यों कहा था? क्योंकि जो लपटन साहब थे वो नकली थे। सूबेदारनी की चरित्र की विशेषताएं बतानी है। क्या विशेषताएं थी? कि वो एक पतिव्रता महिला थी और एक अपने जो बच्चे से प्रेम करने वाली। और उसने कहा ये किस युद्ध का है? ये प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी हुई कहानी है। अब इस कहानी का हम क्विक रिवीजन करते हैं कि जो कहानी है उसने कहा उसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1915 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। और इस कहानी उसने कहा जो कहानी है वो कहां से प्रारंभ होती है? अमृतसर की एक दुकान से यह कहानी प्रारंभ होती है। इस कहानी के कितने अंक है? 5 अंक इसमें लिए गए हैं। एक लंबी कहानी है। और जो कहानी के लेखक है कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उनका जन्म कब हुआ था? 1883 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी 2 कहानियां और है जो प्रसिद्ध है, सुख में जीवन और बुद्धू का कांटा। और इस कहानी का जो ही नायक है वो कौन है? लहना सिंह। अब जो सूबेदार था कौन था? हजारा सिंह। उसके बेटे का क्या नाम था? बोधा सिंह। सूबेदारनी का नाम क्या था? जो इस कहानी की नायिका बन सकती थी लेकिन थी नहीं। कौन थी? होरा। और जो जनरल था उसने क्या कहा था? कि जो सींग है नीलगाय के कितने हैं? कि 2-2 फुट लंबे उसके सींग है। और उसके गांव में जो एक मौलवी आया था वो क्या कहता था लोगों को? कि आप क्या है डाक खाने को लूट लो। तो डाक खाने का जो डाक बाबू था कौन था? पोलू सिंह। डाक बाबू कौन था? पोलू राम था। तो वो क्या था? डर गया था। और कितने जर्मन थे मारे गए या खेत हो गए? तो 63 जर्मन थे वो मारे गए थे। और सिख जो थे उसमें कितने सिख मारे गए थे? जो 15 सिखों के प्राण चले गए थे। जब उसने आक्रमण, जब ये पलटन बाहर चली गई थी तो उस समय कितने जने बचे थे? 10 जने बचे थे। लेकिन बाद में उसमें क्या है कि उसमें
कुल हम का 8 ही जने हैं। तो अब लैला सिंह ने क्या कहा था कि हम एक एक जो सिख है वो कितने किसके बराबर है, 1.25 लाख के बराबर है। इस कहानी में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब इसमें 4 कहानियां अपने सिलेबस में ऐड हुई है, तो वो चारों कहानियां इस चैनल पर आपको करवा दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।